1947 की 4 अगस्त के दिन। मुझे ये तारीख आज भी याद है। मैं तीसरे पहर काशी में अपने निवास स्थान पर कुछ पत्रादि देख रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी और प्रधानमंत्री का बड़ा आवश्यक 1947 की 4 अगस्त के दिन। मुझे वो तारीख आज भी याद है। मैं तीसरे पहर काशी में अपने निवास स्थान पर कुछ पत्रादि देख रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी और प्रधानमंत्री का बड़ा आवश्यक संदेश मुझे दिया गया कि भारत का पाकिस्तान में उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर होकर मुझे फौरन ही कराची जाना है। मातृभूमि के जीवित शरीर को काटकर इसकी सृष्टि की पूरी तैयारी हो चुकी थी। 2 ही दिन पहले संविधान सभा के अधिवेशन से मैं दिल्ली से अब काशी लौटा था। उस समय किसी ने मुझसे इस संबंध में कोई बात नहीं की थी। इस संदेशे से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वराज्य मिलने पर मैंने तो यही सोचा था कि राजनीतिक जीवन से मुझे अब मुक्ति मिल जाएगी। मैंने अपने बाकी जीवन के लिए कुछ दूसरा ही कार्यक्रम बना रखा था। सरकारी पद की तरफ तो मेरा मन कभी भी नहीं रहा, न मुझे उसकी अभिलाषा थी, न ही मुझे ऐसा विचार हुआ कि उसके लिए मुझे निमंत्रित किया जाएगा। मैंने उस समय यही कहा कि दूसरे दिन इसका उत्तर दे सकूंगा। अवश्य ही मैं नहीं चाहता था कि देश के जिस विभाजन को मैं बिल्कुल ही नापसंद करता था उसका मैं प्रतीक बनूं। जब मैंने अपने कुटुंबी जनों से परामर्श किया तो सबकी यही राय हुई कि प्रधानमंत्री के नियंत्रण को मुझे स्वीकार करना ही चाहिए, जिससे देश के भावी दोनों भागों के बीच सद्भावना स्थापित करने का काम करता रहूं। मेरे पिता डॉक्टर भगवान दास जी मेरे वहां जाने के विरुद्ध थे। मेरी तरफ से तो सदा ही उनकी अभिलाषा यही थी कि जिस प्रकार उन्होंने देश के पुरातन आदर्शों और शास्त्रीय विचारों के प्रचार का सत्कार्य किया, उसी तरह मैं भी करूं और उनकी परंपरा को जीवित रखूं। उनका विचार था कि राजनीति से जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुझे छुट्टी मिल जाएगी तो इस कार्य के लिए मेरे पास पर्याप्त शक्ति और समय रहेगा। कुटुंब के अन्य सदस्यों ने बड़ा जोर दिया कि मुझे जाना ही चाहिए। इस पर मेरे पिताजी भी राजी हो गए और दूसरे दिन जब फिर टेलीफोन द्वारा पूछा गया तो मैंने अपनी स्वीकृति दे दी। मेरे मन में अवश्य भय था कि जो कठिन कार्य मेरे पर पड़ेगा उसे संभवतः मैं संभाल न सकूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे राजनयिक पद के क्या कर्तव्य होते हैं। यात्रा की तैयारी के लिए बहुत कम समय था। 15 अगस्त को देश का विभाजन हो जाने वाला था। मैं दिल्ली गया, प्रधानमंत्री से मिला। उन्होंने देखा कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, मैं जाने में संकोच कर रहा हूं। तब उन्होंने कहा कि तुम भारत की तरफ से पाकिस्तान के समारंभ के उत्सव में सम्मिलित होकर आ जाना और तब अंतिम निर्णय करना कि वहां जाना है या नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रधान सचिव सर गिरजा शंकर वाजपेयी ने मुझे इस पद के कर्तव्यों के संबंध में कुछ बातें बतलाई और मुझे विदा किया। यह बहुत पुरानी प्रथा चली आई है कि एक देश दूसरे देश में अपने राजनयिक प्रतिनिधि स्थायी रूप से रखता है। जिस राज्य में ये जाते हैं वहां अपने देश की तरफ से अधिकतर साधिकार बातचीत करने के योग्य समझे जाते हैं। इनका विशेष पद रहता है। बहुत से स्थानीय नियमों से ये मुक्त रहते हैं। ये राजदूत कहलाते हैं। राजदूत के शरीर और उसके दूतावास की रक्षा का विशेष रूप से प्रबंध किया जाता है। अपने राज प्रमुख से वे प्रत्यय पत्र यानी क्रेडेंशियल लेकर जिस राज्य में जाते हैं वहां के राज्य प्रमुख को इसे देते हैं। उनकी नियुक्ति का ये प्रमाण होता है। जब मैं पाकिस्तान गया तो ये नियम उच्चायुक्तों के लिए नहीं था। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के सभी देशों के प्रमुख इंग्लैंड। इस कारण जब राष्ट्रमंडल के एक देश से दूसरे देश में राजनीतिक प्रतिनिधि जाते थे तो उन्हें प्रत्यय पत्र यानी क्रेडेंशियल नहीं दिए जाते थे। वे राजदूत भी नहीं कहलाकर उच्चायुक्त कहे जाते थे यानी हाई कमिश्नर। अब भी वे इसी नाम से पुकारे जाते हैं। पर जब राष्ट्रमंडल के कई राज्यों ने गणराज्य का रूप ले लिया तब ऐसे प्रत्यय पत्र की प्रथा इसके राजनयिकों के लिए भी जारी हो गई। सर गिरजा शंकर वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली के लिए मुझे परिचय पत्र मात्र दे दिया। उन्हें तो मैं बहुत वर्षों से जानता था। उन्हें सर गिरजा शंकर वाजपेयी ने लिखा कि भारत का अभिनंदन और शुभकामनाएं मैं ले जा रहा हूं। हवाई जहाज से 12 अगस्त को मैं कराची पहुंचा और वहां पैलेस होटल में ठहरा। मेरे लिए वहां प्रबंध किया गया था। उस समय उसके पास ही नवाबजादा साहब रहते थे। राजदूत संबंधी राजनीतिक जीवन के आचरणों से मैं पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था और जैसे ही मैं उनसे
मिलना चाहता था उसी तरह साधारण धोती कुर्ता पहने ही उनके मकान पर चला गया। और सीढ़ी पर से जब मैंने ऊपर की मंजिल को देखा तो वे मुझे मिल गए। वे स्वयं ढीला कुर्ता पजामा पहने हुए थे और आराम से घर में विराजमान थे। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। मैंने सर गिरजा शंकर वाजपेयी का पत्र उन्हें दिया और उनके सिखलाए हुए वाक्यों को बोलना शुरू किया कि मैं भारत के शासन और जनसाधारण की तरफ से अभिनंदन और शुभकामनाएं। मैं पूरा वाक्य भी नहीं कह पाया था कि नवाबजादा ने कहा कि ये बहुत है, बैठ जाओ। उन्होंने कहा मेरे आने से वे बहुत प्रसन्न हैं और उनको पूरा विश्वास है कि जैसे मेरे और उनके संबंध पहले शोभनीय थे वैसे ही आगे भी बने रहेंगे। मैं अपने साथ न किसी सचिव न किसी लेखक को ले गया था, मैं तो अकेला ही गया था। होटल के कमरे में मैंने किसी तरह से दफ्तर स्थापित किया और अपना कार्य आरंभ किया। वहां मुझे बहुत से मुसलमान मित्र मिले जिन्हें मैं काशी, दिल्ली या अन्य स्थानों में अच्छी तरह से पहले से जानता था। ये सब लोग सरकारी कर्मचारी या साधारण नागरिक के रूप में पाकिस्तान चले आए थे। उन्होंने मुझसे बड़े प्रेम से बातें की। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं पुराने साथियों के ही बीच में हूँ। यहाँ पहुंचने के थोड़ी देर बाद मुझे मालूम हुआ कि उसी होटल में इंग्लैंड के उच्चायुक्त सर लॉरेंस ग्रैफिटी स्मिथ भी पहुंच गए हैं। मैंने सोचा कि मैं चलकर उनसे मिलूं और उन्हें अपना परिचय दूं। मैंने विचार किया कि वे तो अनुभवी राजनयज्ञ यानी डिप्लोमेट होंगे ही, वे इस पद का सब काम जानते होंगे। मुझे चलकर उनसे कुछ उपयोगी बातें सीख लेनी चाहिए। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया और शीघ्र ही उनसे मित्रतापूर्ण बातें होने लगी। मैंने उनसे कहा कि मैं तो केवल आंदोलक राजनीतिक जन ही रहा हूँ, आपको तो राजनयिक जीवन का काफी अनुभव होगा। मैंने ये भी आशा व्यक्त की कि वे मुझे हर प्रकार से सहायता देंगे और इस नए अपरिचित जीवन के प्रकारों को मुझे बताएंगे। शीघ्र ही अन्य देशों से आए हुए नए राजदूतों, उच्चायुक्तों और कौंसिल जनरलों से मेरा परिचय हुआ, पर लॉरेंस से मेरा विशेष निकट संबंध बराबर बना रहा। देर तक बात करने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने केवल इतनी ही सलाह दी कि व्यर्थ कामों को आमंत्रित मत करना, जो काम तुम्हारे पास स्वयं आए उसे कर देना। शीघ्र ही कामों के भयानक बोझ मुझ पर पड़े और बड़ी चिंता और व्यस्तता में मेरे दिन बीतने लगे। कराची नगरी से मैं पहले से ही परिचित था। 2 बार मैं यहाँ आ चुका था। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ हुआ था। उस समय मैं कांग्रेस का मुख्य सचिव था। नमक सत्याग्रह की समाप्ति पर यह अधिवेशन यहाँ किया गया था। फिर मैं 1945 में शिक्षा संबंधी केंद्रीय परामर्श समिति के सदस्य के नाते उसकी बैठक में यहाँ आया था। विधानसभा से मैं निर्वाचित किया गया था। इस समय मैं केवल शासकीय कार्य पर प्रथम बार मैं ऐसे समय आया था जब हम अपने राजनीतिक आंदोलन की आंशिक सफलता को मना रहे थे। हाल के नमक सत्याग्रह और उसके बाद ब्रिटिश शासन की तरफ से देश के नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में आने का निमंत्रण इस सफलता का द्योतक था। लाहौर के अपने दिसंबर 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। लाहौर और कराची दोनों ही नगरियां जो अब पाकिस्तान में हैं, देश के स्वतंत्रता संग्राम में विशेष स्थान रखती हैं। दुख की बात है कि उन्हें अब भारत का अंग नहीं माना जा सकता। इस स्थिति पर जो मुझे पीड़ा थी वो समझी जा सकती है। कराची के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नेता जमशेद मेहता मुझसे हवाई अड्डे पर ही मिले थे। मेरे पिता के वे मित्र थे। वास्तव में वे सबके ही हितैषी थे। सबकी ही सहायता करने के लिए वे सदा तत्पर रहते थे। कराची नगरी के ये सर्वमान्य नागरिक थे। इन्होंने अपने संरक्षण में मुझे यहाँ आते ही ले लिया। कुछ ही वर्ष पीछे इनकी मृत्यु हो गई। उनका दिल टूट गया था। जिस नगर की उन्होंने इतनी सेवा की, जिसे इन्होंने इतना ऊंचा पद दिलाया था, वो ही उन्हें भूल गया। जहां इनका इतना मान था, वहां के लोगों में इनके लिए इतना प्रेम था, वहीं ये अपरिचित हो गए। मेरे कराची पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद श्री चौथराम गिडवानी मुझसे मिलने आए। वो यहाँ के बहुत पुराने और सम्मानित कांग्रेसी नेता थे। ये स्वाभाविक ही था कि उन्हें देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं उनका अभिनंदन करने दौड़ा, पर वे बहुत क्रुद्ध थे। उन्होंने पूछा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उन्होंने कहा वे स्वयं प्रांतीय कांग्रेस समिति के लगातार 25 वर्षों से अध्यक्ष रहे हैं। जब वे इस काम के लिए मौजूद थे तो मेरे आने की क्या जरूरत थी। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने उनसे यथासंभव शांति के साथ कहा कि वास्तव में यहाँ आने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार नहीं हूँ। उन्हें प्रधानमंत्री के पास जाकर पूछना चाहिए कि उन्हें मुझे क्यों भेजा।
मैंने श्री चौथराम जी से यह कहने का साहस किया कि मुझे दुख है कि वे इतने दिनों से प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप के पद का भार वहन कर रहे हैं। मुझे तो अपने प्रांत यानी उत्तर प्रदेश की ही प्रथा अच्छी लगती है, जहां कोई भी प्रांतीय समिति का अध्यक्ष 1 साल से अधिक नहीं रह सकता। यही कारण है कि मेरे ऐसे भी बहुत से लोग एक के बाद एक अध्यक्ष हो सके। यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति ही ऐसे पद पर अनन्याधिकार जमाए रहते हों तो हम सबको इस पद की जिम्मेदारी सीखने का अवसर नहीं मिलता। जो कुछ हो वे बड़े रुष्ट थे और मुझे इसका दुख हुआ कि जिन्हीं मित्रों और सहयोगियों से मैं सहायता की सबसे अधिक अपेक्षा रखता था वे ही मेरे आने से असंतुष्ट हो गए। यद्यपि मैंने गिडवानी से कहा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ही अपरिचित हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वे मुझे अवश्य अपने काम में सहायता देंगे। मैंने उनसे कहा कि स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में 15 तारीख को प्रातःकाल होटल के अपने कमरे के सामने मैं अपना राष्ट्रीय झंडा फहराऊंगा। उस समय तो वह कमरा ही भारत का पाकिस्तान में दूतावास था। मैंने यही आशा प्रकट की कि वे भी उत्सव में अवश्य आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं किसी उत्सव में नहीं आ सकता। सिंध का बलिदान देकर जो स्वतंत्रता मिली वो सच्ची स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तथापि उन्होंने कहा कि मैं कुछ लड़कियों को भेज दूंगा जो झंडे को ऊंचा करते समय वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत गा देंगी। किंतु समय पर कोई लड़की नहीं आई। छोटा सा बांस जो मुझे मिल सका उसे अपने कमरे के सामने के घास के मैदान में गाड़कर मैंने उस पर अपना तिरंगा झंडा फहराया और जिस प्रकार से बन सका मैंने स्वयं ही वंदे मातरम गीत भी गाया। होटल के कर्मचारियों ने जहां तक हो सका मेरी मदद की और जब तक मैं वहां रहा वे झंडे पर रात्रि को रोशनी भी कर देते थे। झंडे के संबंध में उपचार मुझे पीछे बताए गए और उसके अनुसार तब सब कृत्य होने लगे। दूसरे दिन तत्कालीन वायसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी सहित कराची आए। वे इस नए राज्य का उद्घाटन और समारंभ करने के लिए आए थे। संविधान सभा में कुछ औपचारिक कृत्य हुए, रात्रि को भोज हुआ, भाषण हुआ और जब सब कार्य संपन्न हो गया तो मैं दिल्ली होता हुआ काशी गया, जिससे कि मैं इस बात पर विचार कर सकूं कि मैं उच्चायुक्त के पद को स्वीकार करूं या न करूं, और यदि करूं तो घर का पूरा प्रबंध कर कुछ दिनों तक बाहर रहने के लिए तैयार होकर लौटूं। दुख है कि विभाजन के साथ ही साथ चारों तरफ हत्याएं और बलात्कार होने लगे। भारत और पाकिस्तान के नए सर्वसत्ता प्राप्त राज्यों का समारंभ होते ही चारों तरफ निर्दोषों की निर्मम हत्याएं होने लगीं और लाखों नर नारी अपने घरों को छोड़ छोड़कर चले जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसी अवस्था में सब हंसी खुशी गायब हो गई और चारों तरफ मातम छा गया। मैं काशी प्रातःकाल पहुंचा। विचार कर रहा था कि यदि वापस जाना ही मैं तय करता हूं तो मुझे काफी समय मिल जाएगा जिससे मैं अपना असबाब आदि बांध लूंगा। मुझे तो सोचने का समय ही नहीं दिया गया। मुझे फौरन दिल्ली बुलाया गया और उसी शाम को मैं काशी से वापस रवाना हो गया। दिल्ली पहुंचने पर मुझे लाहौर भेजा गया। उस समय मैं कराची नहीं गया। जो इधर के 3-4 दिन बीते थे उसमें भीषण उत्पात हुआ। लाखों लोग इधर से उधर जाने लगे। सीमा के दोनों ही तरफ भयानक घटनाएं घट रही थी। लाहौर में तो ऐसा मालूम होता था कि युद्ध के लिए नाकाबंदी हो रही है। लाला लाजपत राय के पुराने निवास स्थान लोक सेवक मंडल के केंद्र लाजपत भवन में हजारों स्त्री पुरुषों ने आश्रय लिया। ये लोग पंजाब के सुंदर प्रदेश के पश्चिमी भागों से यहां आकर यकायक एकत्र हुए थे। ये भाग पाकिस्तान के अंदर हो गया था। पश्चिमी पंजाब में भारत के उप उच्चायुक्त बड़े मकान की छोटी सी कोठरी के कोने में मुझे ठहराया गया। उप उच्चायुक्त का मुख्य कार्य केंद्र लाहौर ही समझा गया। इनके मकान में भी शरणार्थी ठसाठस भरे हुए थे। सरदार संपूर्ण सिंह लॉयलपुर के रहने वाले थे। वहां पर मैं इनका एक बार अतिथि हो चुका था। वहां वे कितनी शान से रहते थे। मुझे उनकी दशा को देखकर उतना ही दुख हुआ जितना कि लाला लाजपत राय के मकान को देखकर हुआ था। वहां भी शरणार्थी एकत्र हो रहे थे और वहां भी मैं कितनी ही बार ठहर चुका था। ये था इस पुस्तक का दूसरा अध्याय। और इसको पढ़ते हुए मन में इतने सारे सवाल आते हैं कि
औपचारिकताओं के इस लंबी श्रृंखला में उन सारे लोगों की पीड़ाओं के प्रति कितनी संवेदना थी हमारे प्रशासकों और हमारे नीति निर्माताओं के मन में। बहुत सारा समय, धन और क्षमता अन्य अनेक व्यर्थ बातों पर व्यय की जा रही थी, जबकि उत्सवों का ध्येय होना चाहिए था कि विभाजन के माध्यम से, विभाजन के द्वारा जो लोग बेघरबार हो गए, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, बलात्कार और हत्याएं हो रही हों, उनको रोकने की दिशा में कितने दूर तक और कितनी तीव्रता से, कितनी शिद्दत से कदम उठाना चाहिए, इसके बारे में कौन सोचेगा? ये सवाल दूसरे चैप्टर को पढ़ते हुए आते हैं मन में। धन्यवाद।